हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई सेट वन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। फ्रेंड्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन पॉलिटी का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसमें यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे संविधान के भाग 4 से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम पहले थ्योरी के रूप में देखेंगे, उसके बाद में जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक संबंधित हैं, यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को ही लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी जो प्रेरणा है या यूँ कहे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का उद्देश्य है वो हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया है। कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य के ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अब हम अनुच्छेद के रूप में देख लेते हैं। एक एक अनुच्छेद को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 38, जिसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ध्यान रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 39 के भाग क से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 39 क में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण। फ्रेंड्स, ध्यान देना यहाँ पर अनुच्छेद 39 क में समान कार्य के लिए समान वेतन और धन का जो समान वितरण है वो अनुच्छेद 39 के पार्ट ग से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 को या ग्राम पंचायत के संगठन को गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में भी या गांधीवादी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले टाइम में भी यहाँ से एग्ज़ाम डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है जो 73वां संविधान संशोधन है वहाँ पर विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 41 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका जो उद्देश्य है गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 5 योजनाएं चल रही है। फ्रेंड्स, पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, चौथी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और पांचवी जो है अन्नपूर्णा योजना। ये जो योजनाएं चल रही है अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अंतर्गत चल रही, जिनका उद्देश्य है गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। आगे चलते हम अनुच्छेद 42। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 42 के बारे में काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी
काम की जो न्याय संगत व्यवस्था है वो अनुच्छेद 42 से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में ही दिया गया है। अगला जो आता है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 45 पोषण आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 47 है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है। अनुच्छेद जो 47 है, पोषण आहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, इसके बारे में बताया गया। शराबबंदी का जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 47 में ही किया गया है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगला है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 क में किया गया। ध्यान रखना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48 क से संबंधित है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 49। फ्रेंड, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। फ्रेंड्स, कुछ और अनुच्छेद है जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये जो कथन दिया केटी साह ने दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये जो कथन दिया केटी साह ने दिया है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन अंतर भी है, तो चलिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जबकि मौलिक अधिकार जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 से संबंधित है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, और जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण हम ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के अधिकार या व्यक्ति की भलाई से संबंधित है। आगे चलते हम, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, यानी मौलिक अधिकारों को कानूनी सहायता प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में पर्टिकुलर व्यक्ति इसमें आ जाता है। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को स्वतः ही यानी स्वयं ही प्राप्त हो जाता है।
नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, उसके बाद में नागरिकों को ये प्राप्त होते हैं, है ना। मौलिक अधिकार जो है ये नागरिकों को सीधे प्राप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने थ्योरी के रूप में इनको देख लिया है। अभी एक बार फिर से हम जो अनुच्छेद हमने देखा है उनके की पॉइंट्स जहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उन्हें हमने अलग से यहाँ पे कवर किया। तो चलिए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है। अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस स्लाइड को अच्छे से देखना। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, और धन का जो समान वितरण है ये अनुच्छेद 39 ग से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यहाँ पर आपको अनुच्छेद 39 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन या उनके विस्तार, उनके सुरक्षा से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको अनुच्छेद 40 के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 51 का है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। आने वाले वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य को भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस स्लाइड को आप पूरी तरह से अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उन्हें एक साथ इंक्लूड कर दिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम के लिए भी पूछ सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे मैंने यहाँ पर सारे इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्विज से। फ्रेंड्स, क्विज में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार अंकित चेक कहा है? तो हमने इसके डिस्कस किया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बैंक की सुविधा अनुसार एक चेक के भांति इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा था केटी साहा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 का, अनुच्छेद 40 के बारे में बताया था ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। तो जो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, यानी स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमने देखा था सामाजिक रूप से जनता का उद्धार करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसको गांधीवादी के रूप में भी जाना जाता है इस अनुच्छेद को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 वाला अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, मूल अधिकारों के रूप में इसको जो है कंपेरिजन किया गया, तो वहीं पे इसके बारे में डिस्कस किया गया अनुच्छेद 42 में। भारतीय संविधान के 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो मूल अधिकार उसमें इनका टकराव देखने को मिलता है। तो यहीं पर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता या वरीयता ज़्यादा प्रदान की गई मौलिक अधिकारों से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। हमने देखा था अनुच्छेद जो 48 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि से भी संबंधित है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन है, यानी जो ऑप्शन 4 वाला है, इसका जो सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भाग 3 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 4 जो कि अनुच्छेद 35 से लगा के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक संबंधित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। अगर मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाए तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर और क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? तो इन क्वेश्चन को पूछने का तरीका वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ से या तो अनुच्छेद से पूछा जाएगा, अनुच्छेद के आप नाम दे देंगे, या फिर जो भी सेंटेंस है उसको दे देंगे और अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया। तो इस टाइप के हमने सारे यहाँ क्वेश्चन देखे हैं, और ये जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने किए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे अलग अलग UPSC, MPPSC, SSC जैसे अनेक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से निकल सकते हैं उसके बारे में भी मैंने सारे अनुच्छेदों को एक साथ करके आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।